वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे अध्याय 4 की, जो कि हमारा अतीत क्लास 6 और एनसीईआरटी की बुक का है। उसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। इसके बारे में हम बात करेंगे। और इससे पहले हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, तीनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ में हम बात करें इनकी पीडीएफ की और वीडियोज़ लिंक की, वो सब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे, जो कि वो भी डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक अवेलेबल है। बाकी अगर कोई डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल लिंक से कनेक्ट नहीं होना चाहता है तो मेरे स्क्रीन पर एक नंबर लिखे हुए हैं, इन नंबर से कांटेक्ट करके आप जो है मुझसे जुड़ सकते हैं और वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में तैयारी शुरू कर सकते हैं। शुरू करते हैं इस चैप्टर का। हम क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। अब तक हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। पाषाण काल पढ़ लिया हमने उसके अलावा हमने जो है हड़प्पा सभ्यता पढ़ ली। हड़प्पा सभ्यता में हमने गुजरात के 2 स्थल पढ़े थे। उनमें से एक तो लोथल पढ़ा था। लोथल के अलावा हमने पढ़ा था एक धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था, जबकि और सभी स्थल 2 भागों में विभाजित है। उन सभी को आप डेली रिवाइज किया करो ताकि आपको याद रहे। जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा आपका क्वेश्चंस बनेगा और नए नए क्वेश्चंस विचार में आएंगे। आज हम बात करेंगे कुछ ग्रंथों की, कुछ किताबों की, कुछ खबरों की। तो उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीनतम ग्रंथ की। अगर हमसे कोई पूछे कि प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो प्राचीनतम ग्रंथ के बारे में बताएंगे हम। 4 ग्रंथ हैं टोटल। उनमें सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे सामवेद की, तीसरे पे यजुर्वेद की, चौथे पे अथर्ववेद की। लेकिन इस चैप्टर में हम जो मेनली जो बात करेंगे वो करेंगे सिर्फ ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद क्या थी, कब बनी, कब इसका लेखन स्टार्ट हुआ, काम क्या आती थी, कितने सूक्त थे, सूक्त किसे कहते हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। और इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं सीटेट के। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास में ऋग्वेद। ऋग्वेद का मैंने ये बताया था कब से रचना कब हुई, 3500 साल पहले। और इसमें बहुत सारे सूक्त हैं। अब सूक्त क्या होता है उसके बारे में पता कर लेते हैं। सूक्त बोलते हैं प्रार्थनाओं को। जो सूक्त है वो है एक तरीके से प्रार्थनाएं। टोटल कितनी है इसमें, 1000 से ज़्यादा। 1000 से ज़्यादा कितने हैं, सूक्त हैं। इसके बाद में हम बात करें, इसकी जो रचना है, रचयिता अधिकांश पुरुष है। कुछ सूक्तों के जो रचयिता है वो स्त्री भी हैं, महिलाएं भी हैं, लेकिन अधिकांश क्या है, पुरुष है। सीटेट में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या अधिकांश पुरुष है, वहाँ पे दे देगा अधिकांश स्त्री हैं। तो आप क्या करोगे, उसमें कन्फ्यूज रहोगे स्त्री पुरुष में, तो आप वहाँ पे जाके गलत कर दोगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है, अधिकांश पुरुष थे और अच्छी तरह से बोला गया। अगर हम बात करें सूक्त की बात करें, सूक्त में अगर मतलब निकाले सूक्त का तो वो होगा अच्छी तरह से बोला गया। अब बात करेंगे विभिन्न देवी देवताओं की। जो सूक्त हैं ये क्यों लिखे गए थे, क्या बात थी इनकी। जो ये सूक्त हैं वो विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति के लिए लिखे गए थे। अब 3 ऐसे देवता हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा उसमें वर्णन किया गया है ऋग्वेद में। उनमें पहले नंबर पर आते हैं अग्नि देवता, दूसरे नंबर पर आते हैं इंद्र और तीसरे नंबर पर आते हैं सोम। अगर अग्नि देवता की बात करें तो अग्नि देवता है वो आग का देवता कहलाता है। इंद्र की बात करें तो युद्ध का देवता, और साथ में बात करें सोम की तो एक पौधा है जो पेय पदार्थ बनाने के कार्य में आता है। आगे बात करेंगे हम जो हमने प्रार्थनाओं की बात की है, तो दैनिक प्रार्थनाओं की रचना किसने की है, ऋषियों ने की है। और इन प्रार्थनाओं का शेषवर पाठ द्वारा कंठस्थ मतलब याद किया जाता है। शेषवर मतलब बोल बोल के याद किया जाता है दैनिक प्रार्थनाओं को। अगर इसकी भाषा की बात करें तो भाषा इसकी प्राक संस्कृत है और जिसको हम बोलते हैं वैदिक संस्कृत। अब कोई बोलेगा कि भाषा क्या है, तो अगर किसी ने आंसर दिया कि प्राक संस्कृत है भाषा, तो प्राक संस्कृत एकदम राइट आंसर है। लेकिन कोई अगर बोलता है कि संस्कृत भाषा है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज की संस्कृत में और उस समय की इस संस्कृत में रात दिन का फ़र्क है। तो पूछे भाषा तो भाषा कौन सी हुई, प्राक संस्कृत बोलो या फिर वैदिक संस्कृत बोलो। अब कुछ भाषा, जब हम भाषा की बात कर रहे हैं तो कुछ भाषाओं के बारे में देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। द्रविड़ भाषा परिवार, पहला कौन सा परिवार है, द्रविड़ भाषा परिवार। इस परिवार में कौन कौन सी भाषाएं आती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये सारी भाषाएं इसमें आती हैं। और इसके बाद में हम बात करें ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं, तो इसके अंतर्गत भाषाएं आने वाली एक तो झारखंड की हो गई और एक मध्य भारत की होगी। इन एरियो में जो भाषा बोली जाती है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाएं हैं। आगे बात करेंगे, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था।
ठीक है, पढ़ने से उनको कोई मतलब नहीं था। पढ़ने के जैसे कि आजकल की जो रामायण महाभारत पढ़ते हैं, उच्चारण उनको पता नहीं रहता, रोजाना बाँच देते हैं, बाँचने के बाद में वो रख देते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं। जब तक ऋग्वेद का उच्चारण नहीं जानोगे तब तक उसका मतलब पता नहीं चलेगा, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो क्या हुआ, इसका मतलब ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। छापने का कार्य मुश्किल से 200 वर्ष पहले शुरू हुआ था। ये सारी लाइनें ऐसे कैसे एनसीईआरटी से उठाई गई हैं, और ये ऐसे कैसे इसके क्वेश्चंस बन जाते हैं। छापने का कार्य लगभग 800 वर्ष पहले किया हुआ था, सही है या गलत है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत। जबकि अगर 200 वर्ष पहले किया गया तो वो सही माना जाएगा। लोग कहते हैं कि कंपटीशन बुक में तो ये लिखा हुआ है, कंपटीशन बुक के हिसाब से सीटेट नहीं चलता, सीटेट की एनसीईआरटी से चलता है। आगे हम बात करेंगे इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे। ऋग्वेद का अध्ययन इतिहासकार कैसे, अब तक हमने पढ़ा था पुरातत्ववेत्ताओं के बारे में, जो कि खोद के जो सामान निकाला करते थे, उनका उपयोग इतिहास को जानने के लिए करते थे। अब हम बात करेंगे इतिहासकार की। अब इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं में अंतर क्या है, मेन बात ये आ गई। इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ताओं में जो मेन अंतर है वो भौतिक अवशेषों के बारे में अंतर है। भौतिक अवशेषों के अलावा और लिखित स्रोतों पर भी निर्भर रहते थे। जब भौतिक अवशेष तो कौन थे, पुरातत्ववेत्ता। पुरातत्ववेत्ता क्या करते थे कि खोद के और सामान निकाल के उनसे पता करते थे कि इतिहास कब का है। लेकिन इतिहासकार क्या है, लिखित स्रोतों पर भी क्या रहते थे, डिपेंड रहते थे। भौतिक अवशेषों के साथ साथ लिखित स्रोतों पर भी डिपेंड रहते थे। कौन, इतिहासकार। आगे बात करेंगे हम ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में भी मिले हैं। वार्तालाप मतलब बात करना। उनमें हम बात करेंगे एक विश्वामित्रा नाम के एक ऋषि हैं। विश्वामित्रा नाम के एक ऋषि हैं जो देवी के रूप में किसकी पूजा करते हैं, व्यास और सतलज की, और उसी की चर्चा जो है ऋग्वेद में मिली है। विश्वामित्र की किसके साथ में, व्यास और सतलज, और व्यास और सतलज किसके रूप में पूजा करते हैं, देवी के रूप में पूजा की जाती है, दोनों नदियों की। आगे बात करेंगे 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को छापने के लिए बुर्ज वृक्ष की छाल का, कौन सी वृक्ष की, बुर्ज वृक्ष की छाल का उपयोग किया गया था। और इसकी जो पांडुलिपि है वो पुणे महाराष्ट्र में, पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, वहाँ पे जो पुस्तकालय है उसमें सुरक्षित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। कहाँ पर, पुणे महाराष्ट्र में। आगे हम बात करेंगे मवेशी, घोड़े और रथ। ये तीनों एक जानवर हैं, दोनों जानवर हैं, और ये जो दोनों जानवर हैं ये क्या काम आते थे, रथ खींचने के। हम इसकी बात करते हैं घोड़े क्या काम आते थे, घोड़ों को किस लिए उपयोग में लिया जाता था। अब बात करेंगे ऋग्वेद में इनको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रार्थनाएं थी। अनेक प्रार्थनाएं मतलब किनको प्राप्त करने के लिए, यही सब कुछ था, उनका यही दम था। पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में, ऋग्वेदिक काल में जो मवेशी है या फिर घोड़े हैं वो या रथ है, यही उनका क्या था, धन पुराने ज़माने का। आजकल की तरह सोना चांदी पर इतना गौर नहीं दिया जाता था उस समय, क्योंकि सोना चांदी मिल जाता था। बाकी इन चीज़ों को वो संपन्नता का प्रतीक मानते थे। आगे बात करेंगे ऋग्वेद में इनको प्राप्त करने के लिए अनेक प्रार्थना है। लड़ाई में मवेशी जीत कर लाते थे। लो देखो, लड़ाई किसके लिए होती थी, मवेशियों के लिए लड़ाई की जाती थी। कितनी बड़ी चीज़ थी इनके लिए मवेशी। और किसके लिए लड़ाई की जाती थी, जो आज भी करते हैं, ज़मीन की लड़ाइयाँ होती है, आप देखते ही हो, अच्छे चारागाह के लिए और पानी के स्रोतों के लिए। इसके अलावा जो जीत के आते थे और धन जीत के लाते थे, उस धन का क्या किया करते थे, तो जीता हुआ धन का बंटवारा किया करते थे। और किस प्रकार वो बंटवारा होता था वो आपको बता दें। बंटवारा होता था सबसे पहले सरदार, उसके बाद कुछ पुरोहित को, कुछ आम जनता को, और कुछ यज्ञ की आहुति के लिए। अब यज्ञ की आहुति में किसके लिए की जाती थी, देवी देवताओं के लिए। और इसमें क्या डाला जाता था, घी डाला जाता था, अनाज और जानवर। पूछ सकता है उसमें देवी देवताओं को जो आहुति दी जाती थी यज्ञ में, उसमें क्या क्या उपयोग में लिया जाता था, तो घी, अनाज और जानवर। कोई के लोहा चांदी चढ़ाया जाता था, तो गलत है फिर वो आंसर। आगे हम बात करेंगे लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द। अब देखो, लोगों की विशेषताएं, जो इस समय के जो लोग हैं उनकी विशेषताएं किससे पता चलेगी, उनके काम से, उनकी भाषा से, उनके परिवार से, समुदाय से, निवास स्थान से, सांस्कृतिक परंपरा से। और ये सारे के सारे वर्ड आज भी भारतीय राजनीति विज्ञान में अनुच्छेद समानता के अधिकार वाले 14 से 18 वाले अनुच्छेदों में उपयोग में लिए जाते हैं। जैसे 14-15 में प्योरली 14 और 15 अनुच्छेद 14 और 15 में यूज़ लिए जाते हैं। तो उस समय में भी इसी प्रकार से विशेषताएं उनकी थी। हम बात करेंगे पुरोहित की। पुरोहित क्या था, ब्राह्मण, कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, और इनका कार्य था अनुष्ठान करना। तो पूछा जाएगा अनुष्ठान करना किसका कार्य था, पुरोहित का। राजा क्या थे, मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है। क्या बनता है, राजा। प्राचीन समय में ऋग्वैदिक काल में राजा कैसे थे,
वो उनकी कोई राजधानी नहीं हुआ करती थी, वो कभी कर नहीं लेते थे। सबसे इम्पोर्टेंट, वो स्थायी सेना नहीं रखते थे और पैतृक भी नहीं होते। पैतृक मतलब राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कब, ऋग्वैदिक काल में। जनरल समुदाय की बात करें तो जनरल समुदाय को किस प्रकार जाना जाता था, दो भागों में जाना जाता था। एक तो कहलाता था जन, दूसरा कहलाता था वैश्य। वैश्य शब्द वैश्य शब्द कहाँ से निकला, वैश्य से निकला है शब्द, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे आर्यों की। आर्य की बात करेंगे। आर्य क्या होते हैं, जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना की उन्हें क्या कहा जाता था, आर्य। प्रार्थना करने वालों को, प्रार्थना की रचना करने वालों को क्या कहा जाता था, आर्य। और बात करेंगे दस्यु की। दस्यु जो इनके विरोधी हुआ करते थे वो क्या कहलाते थे, दस्यु। आर्य के विरोधियों को दस्यु कहते थे। दूसरी भाषा बोलते थे, ये जो भाषा बोलते थे इनके अपोजिट ये भाषा बोलते थे। और ये तो यज्ञ करने में सहायता प्रदान करते थे, जबकि ये यज्ञ नहीं करते थे। आगे बढ़ते हैं। खामोश प्रहरी, ये दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया। पहले हमने बात करी थी ऋग्वेद की, दूसरे में हमने बोला था कब्रों की बात करेंगे। अब हम सिर्फ कब्रों की बात करेंगे। कब्र का मतलब क्या हो गया, दफनाने के लिए जो गड्ढा खोदा जाता था उसको कब्र कहते थे। आजकल के ज़माने में क्या होता है कि ज़मीन खोदते हैं, पृथ्वी खोदते हैं, खोदने के बाद में उसमें जगह बनाते हैं, उसको इंसान को दफना देते हैं। लेकिन उस समय खोदने के साथ साथ उसमें चारों तरफ पत्थर लगाए जाते थे, उसके बाद में जो है मुर्दे को दफन किया जाता था। अब बात करते हैं कुछ महापाषाणिक काल। जो ये काल है कौन सा कहलाता है, महापाषाण। महापाषाण, महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण वाला पत्थर, तो मतलब बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया जाता था। ये ऐसी कब्रें कब से मिली, 3000 साल पहले से। और कहाँ पर, कौन से एरिया में ज़्यादा मिली है, दक्कन, दक्षिणी भारत। दक्कन कहाँ है, दक्षिणी भारत में, और उत्तरी पूर्वी भारत में, कश्मीर में। इन जगहों पर क्या मिली है, महापाषाणिक कब्रें मिली हैं। कुछ जो ये जो पत्थर है कुछ तो ज़मीन के नीचे गड़े हुए रहते थे और कुछ तो ज़मीन के ऊपर है और कुछ नीचे। आगे हम बात करेंगे। सामान्यतः कृषक को खास किस्म की मिट्टी के साथ दफनाया जाता था, जो काले लाल मिट्टी के बर्तन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काले और लाल मिट्टी के बर्तन रेड एंड ब्लैक वेयर के नाम से भी जाने जाते हैं। तो इसको याद कर लेना, कैसे बर्तन थे, रेड एंड ब्लैक या ब्लैक एंड रेड, कुछ भी बोल सकते हो आप। इसके अलावा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोहे के औजार। अब तक हमने जितनी भी सभ्यताएं पढ़ी, जितने भी इतिहास पढ़ा है अब तक, उसमें सब में लोहे का उपयोग नहीं लिया गया था। लेकिन यहाँ पर किसका उपयोग स्टार्ट हो गया, लोहे का। लोहे का उपयोग का मतलब क्या हुआ, लोहे का उपयोग का मतलब यह है कि लोहे से परिचित हो गए थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। आगे हम बात करेंगे सामाजिक समानता की। सामाजिक असमानता की। सामाजिक असमानता मतलब कोई राजा, कोई निचले एक तबके का, कुछ गरीब, कुछ अमीर, इस तरीके की बातें करते हैं। तो ब्रह्मगिरी एक जगह का नाम है। उस ब्रह्मगिरी में एक कब्र से 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। किसके, सोने के मनके और 33। मतलब इसका क्या हुआ, ये जो कब्र है इसमें किसी अमीर इंसान को, अमीर मानव को दफनाया गया था, जबकि वहाँ पे कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ सरदार थे तथा कुछ अनुयायी थे। तो ये क्या आ गई, हमारी सामाजिक असमानता। आगे कुछ कब्रों के जो अंतर हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ कब्रें क्या है, एक से अधिक कंकाल मिले हैं। कुछ कब्रों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं, मतलब उसमें एक से ज़्यादा मानवों को दफनाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कोई एक परिवार को पूरे एक ही कब्र में दफनाया गया। इसमें क्या करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर लेते हैं और उससे क्या करते हैं, एक ताबूत बना लेते हैं। ज़मीन के भीतर एक ताबूत बना के उसमें छेद बना देते हैं और छेद बना के एक पत्थर को ऊपर निकाल देते हैं। उस छेद में से, जैसे आज कोई किसी की डेथ हुई तो उसको दफना के आगे, फिर बाद में दोबारा गए तो इस छिद्र से वापस से अंदर घुसने के बाद फिर से दूसरे को जाके दफना दिया। इस प्रकार बड़े बड़े क्या है, कब्रगाह हैं जिसमें एक से अधिक कंकाल मिले हैं। जो ऊपर निकला हुआ पत्थर रहता है, जो चट्टान निकली रहती है, वो किसके लिए होते हैं, चिन्ह के लिए उपयोगी में होते हैं। मतलब यहाँ पे इस जनरेशन की, इस बंदे की क्या है, कब्र है, आप इस छिद्र में जाके इस बंदे को दफना दीजिए। तो इसलिए क्या रहते हैं, चट्टान किस लिए थी, चिन्हों के लिए। आगे हम बात करेंगे इनाम गांव की, जो हम पहले भी कर चुके हैं। इनाम गांव क्या था, इनाम गांव था एक ग्रामीण बस्ती थी, उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। पहले हमने धौलावीरा और साथ में लोथल की भी बात कर चुके हैं। इनाम गांव क्या था, भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे की एक जगह। अब तुमसे पूछा जाए इनाम गांव कहाँ स्थित है, तो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो वह है घोड़ नदी, और साथ में किसकी सहायक नदी है, तो भीमा की। कब, 3600 से 2700 साल पहले यहाँ पर लोग रहा करते थे। और वयस्कों को क्या किया जाता था, सीधा लेटाया जाता था कब्रों में, और सिर कहाँ रहता था, उत्तर की ओर। कई बार घर के अंदर भी दफना दिया जाता था। आगे बात करेंगे हम एक आदमी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
अगर पूछेगा ये वाली जो स्पेसिफिकेशन में बोलूँगा ये कहाँ की है, तो आपका उत्तर होगा इनाम गांव का। एक आदमी 5 कमरे वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। सेम टू सेम लाइन आपकी एनसीईआरटी की उठाई गई है, तो आपको ये याद करनी है। तो 5 तो कमरे थे उसमें, और 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक। 4 पैर, एक अगर किसी खटिया को देखते हैं तो उसके 4 ही तो पैर होते हैं, तो वो भी क्या 4 पैर वाले एक जो है मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया है। यहाँ से इनाम गांव से हमें एक गोदाम के भी अवशेष मिले हैं, साथ में शव के पैर मुड़े हुए रहते थे। जो दफनाया जाता था शव को, उसके पैर मुड़े हुए रहते थे। आज से 2000 साल पहले एक चरक नाम के व्यक्ति हुआ करते थे। वो क्या थे? एक वैद्य थे। उन्होंने उस समय एक चरक संहिता लिखी थी, जो बुक का नाम है वो है चरक संहिता। और इन्होंने इस बुक में क्या लिखा था? 360 हड्डियों का वर्णन किया था। लेकिन आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं। 360 तो होती नहीं है, लेकिन आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि कितनी हड्डियां होती हैं। 360 हड्डियों का मतलब है उसने माना गया है कि हो सकता है उसने दांतों को भी हड्डियों में काउंट कर लिया हो। हमारे एक्चुअल में जो हड्डियां होती है वो 360 से कम होती हैं। वो कमेंट करके आपको आपको बताना है। अब इनके काम धंधे क्या थे? काम धंधे मतलब क्या खाते थे, पीते थे, क्या क्या काम करते थे। तो यहाँ सबसे पहले गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल, इन सब के बीजों के अवशेष मिले हैं। मतलब ये इन चीज़ों की क्या करते थे? खेती करते थे। साथ में जानवरों में गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, हिरण, कृष्ण मृग और भी बहुत सारे जानवर हैं जिनों से परिचित थे। इन जानवरों के बारे में वो मैक्सिमम पूछता नहीं है, तो आप एक हल्की सी नज़र से देख लेना इनको। साथ में अगर फल की पूछे तो फल बेर, आंवला, जामुन और खजूर। बेर का उपयोग पहले भी हम पढ़ चुके हैं, आप एक बार दोबारा रिवाइज कर लेना। साथ में आप अगर ये अध्याय समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर पहली बार आएँ लाइक कर दें और शेयर कर दें। ये कुछ एक क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वेद क्या होते हैं? वेद की जो तारीख है वो लिखनी है, मापाषाण काल की तारीख है वो लिखनी है, इनाम गांव की और चरक की, इन तीनों से संबंधित, चारों से संबंधित जो भी डेट है वो आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जिसको मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, काले व लाल मिट्टी के बर्तन किससे संबंधित है, ये भी आपको कमेंट करके बताना होगा। तो इस तरीके से आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर करना है। आपको इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी, और साथ में आपको इस वीडियो को देखना है, उसके बाद में पीडीएफ को देखना है। पीडीएफ को एक बार नहीं पढ़ना, पीडीएफ को कम से कम आपको 2 बार पढ़ना है, क्योंकि 15 मिनट का वीडियो होता है। 15 मिनट में 2 बार इस पीडीएफ को पढ़ लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 घंटा जो है इसमें लगेगा। इससे ज़्यादा तो आप पता नहीं कहाँ पे कितना कितना टाइम गंवा देते हो। तो थोड़ा सा टाइम इसको देके और विश्वास करके इस पीडीएफ को पढ़ना। पेपर इसके अलावा बाहर से नहीं आएगा, आपको एक बार फिर से कह रहा हूँ मैं, आपको सिर्फ इसी में से पढ़ना है और ढंग से क्वेश्चंस को देखते हुए पढ़ना है। आप जितनी बार इस पीडीएफ को पढ़ोगे उतनी बार ही आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल दोबारा से हम एक और चैप्टर के लिए हाजिर होंगे लेकर, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।